हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं इसकी यूनिट नंबर 5 की एक वन शॉट रिवीजन, जिसमें मैं आपको पूरी यूनिट को एक ही सिंगल वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। जिन नोट्स में से मैं आपको ये वीडियो कवर करवाने वाला हूँ वो पेड नोट्स हैं। अगर आपको वो परचेज करने हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम करके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज सबसे की पहले हम वीडियो। देखेंगे कि सिलेबस के अंदर आपको कवर क्या-क्या चीजें करनी है। तो फर्स्ट है रेंट कंट्रोल, मिनिमम वेजेस, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, पीक लोडिंग प्राइसिंग, प्रिजनर डायलेमा एंड गेम थ्योरी। इतना कंटेंट आपको कवर करना है। बहुत ही छोटी सी यूनिट है, एक ही वीडियो के अंदर पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। ठीक है। तो रेंट कंट्रोल क्या होता है? रेंट कंट्रोल रेफर्स टू अ गवर्नमेंट पॉलिसी और रेगुलेशन दैट लिमिट द अमाउंट लैंडलॉर्ड कैन चार्ज फ्रॉम रेंटिंग आउट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेंट कंट्रोल एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो कि क्या रेगुलेट करती है कि एक लैंडलॉर्ड किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर देने के लिए कितना प्राइस चार्ज कर सकता है, वो कहलाता है आपका रेंट कंट्रोल। These policies are typically implemented in market where housing costs are हाई रिलेटिव टू इनकम। ये पॉलिसीज कहाँ पर इंप्लीमेंट करी जाती हैं? उन जगहों पर जहाँ पर हाउसिंग की जो कॉस्ट होती है वो इनकम से ज्यादा होती है। एंड दे एम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शन फॉर लो एंड मिडिल इनकम टेनेंट। और गवर्नमेंट चाहती है कि जो लो और मिडिल इनकम टेनेंट हैं उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शन प्रोवाइड हो। तो उस जगह पर गवर्नमेंट इन्हें इम्प्लीमेंट करती है। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले इसमें प्राइस सीलिंग होती है। तो रेंट कंट्रोल सेट अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द रेंट दैट लैंडलॉर्ड कैन चार्ज ए टेनेंट। तो रेंट कंट्रोल के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है? एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर देती है कि एक जो लैंडलॉर्ड है वो अपने टेनेंट से मैक्सिमम इतना रेंट चार्ज कर सकता है, इससे ज्यादा रेंट चार्ज नहीं कर सकता। दिस लिमिट इज ऑफन बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम रेंट। ये जो लिमिट होती है ये मार्केट के इक्विलिब्रियम रेंट से कम होती है। सेकंड फीचर होता है टेनेंट प्रोटेक्शन। तो रेंट कंट्रोल लॉ ऑफन इंक्लूड प्रोविजन टू प्रोटेक्ट टेनेंट फ्रॉम इविक्शन विदाउट जस्ट कॉज एंड मे लिमिट द फ्रीक्वेंसी और एक्सटेंट ऑफ रेंट इंक्रीज। रेंट कंट्रोल लॉज क्या चाहते हैं कि टेनेंट को हाई रेंट ना पे करना पड़े, उससे उसे बचाया जा सके, इसलिए ये जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। नेक्स्ट होती है अफोर्डेबिलिटी। द प्राइमरी गोल ऑफ रेंट कंट्रोल इज टू मेक हाउसिंग मोर अफोर्डेबल फॉर टेनेंट। जो मेन गोल होता है रेंट कंट्रोल का वो क्या है? टेनेंट के लिए हाउसिंग मतलब रहने की जगह को अफोर्डेबल बनाना, पर्टिकुलरली इन एरिया विद हाई हाउसिंग कॉस्ट। ज्यादातर किन एरियाज में जहाँ पर जो हाउसिंग कॉस्ट होती है वो हाई होती है, उस जगह पर ये सेट करे जाते हैं एंड लिमिटेड अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शन, जिससे उन्हें एक लिमिटेड अफोर्डेबल वाला हाउस का रहने का ऑप्शन मिल सके। नेक्स्ट आता है सोशल इक्विलिटी। तो रेंट कंट्रोल इज सीन एज टूल टू प्रमोट सोशल इक्विटी बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव रेंट इंक्रीज दैट कुड लीड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोअर इनकम रेजिडेंट। रेंट कंट्रोल को हम एक टूल ऐसे भी देखते हैं कि ये सोशल इक्विटी को प्रमोट करता है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है एक्सेसिव रेंट चार्ज करने से। क्योंकि अगर एक्सेसिव रेंट चार्ज होता है, जो लो इनकम रेजिडेंट है वो वहां से चले जाते हैं उस जगह से, तो ऐसा ना हो इसके लिए भी ये एक अच्छी टेक्निक होती है। इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं हाउसिंग सप्लाई के? जो ये रेंट होता है, रेंट कंट्रोल के हाउसिंग सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट होते हैं? तो रेंट कंट्रोल पॉलिसी कैन अफेक्ट द सप्लाई ऑफ रेंटल हाउसिंग इन सेवरल वेज। पहला है सप्लाई रिडक्शन। लैंडलॉर्ड में रिड्यूस मेंटेनेंस और अवॉइड अपग्रेडिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू रेंट कैप, पोटेंशियली लीडिंग टू डिटरेटिंग हाउसिंग क्वालिटी। अगर एक रेंट कंट्रोल मतलब एक लिमिट सेट कर दी जाती है, तो अब जो लैंडलॉर्ड होता है वो घर की मेंटेनेंस के ऊपर कोई खर्चा नहीं करता है, ना ही प्रॉपर्टी में किसी तरीके का कोई अपग्रेडेशन करता है, क्योंकि रेंट उतना ही लिमिट तक ले सकता है वो। तो जिस वजह से क्या होता है, हाउस की जो क्वालिटी होती है वो डिटेरियोरेट होनी शुरू हो जाती है। सेकंड है रिड्यूस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर एंड डेवलपर में बी डिटरेटेड फ्रॉम बिल्डिंग न्यू रेंटल हाउस और कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी इनटू रेंटल इफ दे एक्सपेक्ट लिमिटेड रिटर्न ड्यू टू रेंट कंट्रोल। जो इन्वेस्टर्स होते हैं या डेवलपर्स होते हैं वो रेंटल बिल्डिंग बनाना बंद कर देते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उन्हें रेंटल बिल्डिंग में कन्वर्ट करना बंद कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है, जितना उन्हें एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए होता है उतना रिटर्न नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है मार्केट डिटोरिएशन। तो रेंट कंट्रोल कैन क्रिएट डिटोरिएशन इन द रेंटल मार्केट सच एज इंक्रीज कंपटीशन फॉर रेंट कंट्रोल्ड यूनिट एंड लॉन्गर वेटिंग लिस्ट। रेंट कंट्रोल क्या करता है? रेंटल मार्केट को डिटेरिएट कर देता है, जिससे कंपटीशन बढ़ जाता है रेंट कंट्रोल्ड यूनिट के लिए और लॉन्गर वेटिंग लिस्ट हो जाती है।
नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो इकोनॉमिस्ट ऑफन आर्ग्यू दैट रेंट कंट्रोल कैन लीड टू inefficiency in the allocation of housing resource. It may reduce the incentive for landlord to supply rental housing, leads to shortage and long search of for tenant. इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है इसकी वजह से, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनके पास हाउसिंग रिसोर्सेज इतने नहीं होते हैं, और फिर जब रेंट वो रेंट कंट्रोलर से रेंट लिमिट हो जाता है तो फिर उसकी वजह से शॉर्टेज आ जाती है, और जो टेनेंट होते हैं उन्हें लॉन्गर टाइम सर्च करना पड़ता है घर ढूंढने के लिए। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, तो ओवर द लॉन्ग टर्म रेंट कंट्रोल पॉलिसी में नीड टू बी एडजस्टेड और सप्लीमेंटेड विद अदर हाउसिंग पॉलिसी टू एड्रेस अंडरलाइंग हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी एंड इशू इफेक्टिवली। लॉन्ग टर्म में रेंट कंट्रोल पॉलिसी को एडजस्ट करना जरूरी होता है, जिससे क्या हो सके जो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी के इशू हैं वो इफेक्टिवली मैनेज किए जा सके। ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारा मिनिमम वेजेस वाला। मिनिमम वेजेस रेफर्स टू द लोवेस्ट वेज रेट दैट एम्प्लॉयर आर लीगली रिक्वायर्ड टू पे देयर एम्प्लॉयर फॉर वर्क परफॉर्म विद इन अ स्पेसिफाइड जुरिडिक्शन और इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री के अंदर एक मिनिमम वेज का मतलब क्या होता है, वो वेज रेट जो कि एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को पे करना ही करना है काम के लिए, मतलब उससे कम वो वेज पे कर ही नहीं सकता उस इंडस्ट्री के अंदर, वो कहलाता है मिनिमम वेज। These wage rates are set by government legislation or regulation and aim to ensure that worker receive a minimum standard of living and fair compensation for their labor. ये जो वेज रेट है ये गवर्नमेंट सेट करती है लेजिस्लेशन और रेगुलेशंस बनाए रखने के लिए, जिससे क्या होता है वर्कर को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहने के लिए जितने पैसे की जरूरत होती है उतने मिनिमम वेज उसे मिलने ही चाहिए, ये इसका एम होता है। इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, तो मिनिमम वेज लॉ आर इनेक्टेड एट फेडरल, स्टेट और लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन जुरिडिक्शन। जो मिनिमम वेज के लॉ हैं ये सेंट्रल, स्टेट और लोकल तीनों तरीके के लेवल पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। दे स्पेसिफाई द मिनिमम आर्ली, डेली और मंथली वेज दैट एम्प्लॉयर मस्ट पे एम्प्लॉय। इसके अंदर आपके मिनिमम वेज बता दिए जाते हैं कि एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को मिनिमम इतने वेज पे करने ही करने हैं। ठीक है, पर्पस क्या होता है इसका, सबसे पहले प्रॉपर्टी एलिवेशन। तो मिनिमम वेज आर इंटेंडेड टू लिफ्ट लो वेज वर्कर आउट ऑफ पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग अ बेसिक लेवल ऑफ इनकम। मिनिमम वेज का ये एम होता है कि जो वर्कर हैं उन्हें इतनी इनकम हो उनकी कि वो पॉवर्टी के अंदर लाइन ना करें और पॉवर्टी की लाइन से ऊपर रहे। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, तो दे एम टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी बाय इंश्योरिंग लो वेज वर्कर अर्न अ फेयर शेयर ऑफ इकोनॉमिक पॉवर्टी। इसका एम और क्या है कि जो इनकम इनइक्वालिटी है उसे कम कर दिया जाए, कि सभी वर्कर को एक फेयर शेयर मिले। अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं एक मिनिमम इतना वेज उन्हें मिलना चाहिए जिससे इनकम इक्वालिटी बनी रहे। नेक्स्ट है लेबर मार्केट स्टैंडर्ड। तो मिनिमम वेज स्टेबलाइज अ स्टैंडर्ड फॉर वेजेस इन द लेबर मार्केट एंड प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर थ्रू एक्सेसिवली लो वेजेस। मिनिमम वेजेस एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है लेबर मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन कम हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है। एक्सेसिवली लो वेजेस की वजह से जो एक्सप्लॉइटेशन होता है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, वर्कर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है इसका, इनकम सपोर्ट। तो मिनिमम वेज प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू वर्कर स्पेशली दोज इन लो पेइंग जॉब। ऐसे वर्कर जो लो पेइंग जॉब में होते हैं उन्हें मिनिमम वेज एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। improved standard of living, they can improve the standard of living for low income household by increasing their disposable income। ये जो वर्कर्स होते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर देता है, क्योंकि इससे उनकी डिस्पोजेबल जो इनकम होती है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड पॉवर्टी। तो स्टडीज सजेस्ट दैट मिनिमम वेज इंक्रीज कैन रिड्यूस पॉवर्टी रेट अमंग अफेक्टेड वर्कर एंड देयर फैमिली। कई सारी स्टडीज से पता लगा है कि जो मिनिमम वेज है उसमें जो इंक्रीज आता है वो पॉवर्टी रेट को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जो अफेक्टेड वर्कर होते हैं और फैमिली होती है वो पॉवर्टी के अंदर आ रही होती है, मिनिमम वेज उन्हें उससे बाहर ला देता है। इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, तो एम्प्लॉयर में फेस हायर लेबर कॉस्ट ड्यू टू मैंडेट वेज इंक्रीज। सेकंड है एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट। देयर इज ऑनगोइंग डिबेट अमंग इकोनॉमिस्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ मिनिमम वेज ऑन एम्प्लॉयमेंट लेवल। सम argue that higher wage may lead to job loss or reduced hiring, particularly for low skilled worker in industry with narrow profit margin। इससे क्या होता है, कई सारी स्टडीज से पता लगा है कि मिनिमम वेज की वजह से क्या होता है, आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल रिड्यूस हो जाता है। बिजनेस एडजस्टमेंट, तो एम्प्लॉयर में एडजस्ट बाय इंक्रीजिंग देयर प्राइस, रिड्यूसिंग आवर और ऑटोमेशन टास्क प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय लो वेज वर्कर।
जो एम्प्लॉयर है वो क्या कर सकता है, प्राइस इंक्रीज कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है वर्किंग आवर्स को, या फिर ऑटोमेशन कर सकता है टास्क की, जिससे लो जो ये वेज मिनिमम वेज होता है इसके उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए। इकोनॉमिक कंसिडरेशन में क्या आ जाता है हमारा, इन्फ्लेशन। तो मिनिमम वेज इंक्रीज कैन कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इन्फ्लेशन इफ बिजनेस पास ऑन हायर लेबर कॉस्ट टू कंज्यूमर। मिनिमम वेज इंक्रीज से क्या होता है, आपका ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, क्योंकि अगर बिजनेस की कॉस्ट बढ़ती है लेबर की, तो वो उसे ओवरऑल कस्टमर से ही चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। प्रोडक्टिविटी supporters argue that higher wage can incentivize improved worker productivity and reduce turnover, benefiting business in long term। सपोर्टर्स का ये कहना है कि हायर वेज की वजह से क्या होता है, वर्कर की जो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी है और वो बढ़ जाती है, उनका टर्नओवर कम हो जाता है, जिससे ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बिजनेस को ही फायदा होता है। नेक्स्ट है रीजनल वेरिएंसेस। तो मिनिमम वेज में वेरी अक्रॉस रीजन बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक कंडीशन। जो मिनिमम वेज है वो रीजन टू रीजन डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि हर जगह की कॉस्ट ऑफ लिविंग और इकोनॉमिक कंडीशन अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इलस्ट्रेट हाउ एन इंडिविजुअल क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर आवर वर्क रिस्पॉन्ड टू चेंज इन वेज रेट एज्यूमिंग ऑल फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ लेबर मतलब इसका क्या है कि एक जो इंडिविजुअल है वो जितने घंटे काम करता है उसमें क्या चेंज आता है, वेज रेट में चेंजेस आने की वजह से। सबसे पहला है अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ लेबर टिपिकली स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस मींस दैट वेज रेट इंक्रीज, द क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाइड बाय इंडिविजुअल आल्सो इंक्रीज। अगर अपवर्ड स्लोपिंग जो सप्लाई कर्व ये होता है इंडिविजुअल का, वो ज्यादातर अपवर्ड स्लोपिंग ही होता है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि जैसे जैसे वेज रेट बढ़ते हैं वैसे ही इंडिविजुअल के जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं। द पॉजिटिव रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये किस वजह से होता है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से ये होता है। इनकम इफेक्ट क्या कहता है, एज द वेज रेट राइज इंडिविजुअल में चेंज टू वर्क मोर आवर टू इंक्रीज देयर इनकम एंड मेंटेन और इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे ही वेज का रेट बढ़ता है इंडिविजुअल क्या करता है, अपने वर्किंग आवर बढ़ा देता है, जिससे उसकी इनकम बढ़ जाए और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो जाए। हायर वेज मेक लीजियर मोर एक्सपेंसिव रिलेटिव टू वर्क, मोटिवेटिंग इंडिविजुअल टू सप्लाई मोर लेबर। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है, हायर वेज रेट मेक वर्किंग मोर अट्रैक्टिव कंपेयर टू अदर एक्टिविटीज सच एज लीजर और नॉन लेबर इनकम एक्टिविटी। अगर एक हायर वेज रेट है तो वर्किंग को वो मोर अट्रैक्टिव बना देता है एज कंपेयर टू अदर एक्टिविटी। इंडिविजुअल में सब्स्टिट्यूटिंग लीजर टाइम विद वर्क टाइम व्हेन वेजेस इंक्रीज। जब वेजेस बढ़ जाते हैं तो इंडिविजुअल का जो लीजर टाइम होता है वो कम कर देता है वो, और अपना वर्क टाइम बढ़ा देता है, जिससे हाई क्वांटिटी ऑफ लेबर वो सप्लाई कर सके और उसकी इनकम बढ़ सके। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सप्लाई कर्व को अफेक्ट करते हैं। पहला आता है वेज रेट, द प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई। हायर वेजेस इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लीजर एनकरेजिंग मोर आवर ऑफ वर्क। वेज रेट की वजह से इंडिविजुअल वो ज्यादा घंटे काम करने के लिए रेडी हो जाता है, जिससे उसकी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाती है और उसकी इनकम भी इंक्रीज हो जाती है। नॉन वेजेस फैक्टर में क्या क्या आ जाते हैं, प्रेफरेंसेस। तो इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर लीजर वर्सेज इन्फ्लुएंस लेबर सप्लाई डिसीजन। एक इंडिविजुअल की क्या प्रेफरेंस है, वो लीजर को प्रेफरेंस देता है या वर्क को प्रेफरेंस देता है, उस चीज पर भी डिपेंड करता है सप्लाई कर्व का। फिर इनकम एंड वेल्थ। तो हायर लेवल ऑफ इनकम और वेल्थ में रिड्यूस द नीड फॉर इंडिविजुअल टू वर्क मोर आवर। अगर इंडिविजुअल की इनकम ज्यादा है, वेल्थ ज्यादा है, तो फिर वो ज्यादा टाइम काम नहीं करेगा, ज्यादा घंटे काम नहीं करेगा। एजुकेशन एंड स्किल। हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में इंक्रीज द इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग पोटेंशियल। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान है कोई, उसकी एजुकेशन हाई है, स्किल्स हाई हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी और उसकी अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होगी। फैमिली कंसिडरेशन। तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसकी ऑब्लिगेशन जो है, उस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि उसका सप्लाई कर्व कैसा होगा। और टाइम ओरिजिन। तो शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन की, एक इंडिविजुअल की क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन है, उस चीज़ पर भी ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है शेप एंड इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, द रिस्पॉन्सिबलनेस ऑफ लेबर सप्लाई टू चेंज इन वेज रेट। वेज रेट में चेंज आने की वजह से लेबर सप्लाई में क्या चेंज आता है, उसे कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिक सप्लाई होती है, इन इलास्टिक सप्लाई होती है। इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा वेजेस में चेंज आने की वजह से वर्किंग आवर में ज्यादा चेंज आ जाए तो वो कहलाती है इलास्टिक सप्लाई। और अगर इसका उल्टा हो जाए
वर्किंग सप्लाई जो वर्किंग आवर है उसमें कम चेंज है, जबकि वेजेस में काफी ज्यादा चेंज कर दिया है, तो वो कहलाती है इनइलास्टिक सप्लाई। शेप क्या होती है जो सप्लाई कर्व होता है, वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। स्टीपनेस और फ्लैटनेस किस चीज पर डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। चेंज इन सप्लाई कर्व में चेंज कब आता है, तो शिफ्टिंग होती है इसकी। चेंज इन नॉन वेज फैक्टर में जब चेंज आता है तो क्या होता है, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा पीक लोड प्राइसिंग की। तो पीक लोड प्राइसिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय यूटिलिटी कंपनीज टू चार्ज हायर प्राइस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ पीक डिमांड फॉर इलास्टिक इलेक्ट्रिसिटी और अदर रिसोर्सेज। पीक लोड प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, जब कंपनीज पीक सीजन में हायर प्राइस चार्ज करें किसी गुड्स या सर्विस के, वो चीज कहलाती है पीक लोड प्राइसिंग। दिस स्ट्रेटेजी एम टू मैनेज डिमांड, बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड मोर एफिशिएंटली। इसका एम क्या होता है, डिमांड को मैनेज किया जा सके, सप्लाई और डिमांड को बैलेंस किया जा सके एफिशिएंटली तरीके से, और जो भी कॉस्ट ऑफ हाई पीक डिमांड की उसे रिकवर किया जा सके। पीक डिमांड पीरियड क्या होता है, पीक डिमांड रेफर्स टू द पीरियड व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन टिपिकली ड्यूरिंग सर्टेन आवर ऑफ डे और सीजन। पीक डिमांड हम उस टाइम को कहते हैं जिस टाइम में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कंजम्पशन होता है वो बढ़ जाता है, तो उस चीज को पीक डिमांड टाइम कहा जाता है। पर्पस क्या होता है, एफिशिएंसी, तो टू इनकरेज कंज्यूमर टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ड्यूरिंग पीक पीरियड व्हेन द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज हायर ड्यू टू इंक्रीज डिमांड। इसका एम ये होता है कि कंज्यूमर को इनकरेज किया जा सके कि वो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करे पीक पीरियड में, जिससे जो डिमांड आएगी बढ़ी हुई वो डिमांड मीट आउट की जा सके। बेसिकली ये किसके लिए होता है, जो इलेक्ट्रिक कंपनियां होती हैं वो इस चीज का यूज करती हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, टाइम ऑफ यूज प्राइसिंग, तो यूटिलिटीज चार्ज डिफरेंट रेट फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बेस्ड ऑन टाइम ऑफ डे। ये एक तरीका होता है पीक लोड प्राइसिंग में कि दिन में जिस अलग अलग टाइमिंग पर अलग अलग प्राइस चार्ज करे जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और क्रिटिकल पीक प्राइसिंग क्या होती है, वेरिएशन ऑफ टाइम ऑफ यूज प्राइसिंग व्हेन एक्सट्रीमली हाई प्राइस आर चार्ज ड्यूरिंग अ फ्यू क्रिटिकल पीरियड ईच ईयर। क्रिटिकल पीक प्राइसिंग में क्या होता है, साल के अंदर जो आपका पीक पीरियड होता है उसमें पूरे पीरियड में आपका हायर प्राइस चार्ज करा जाता है। कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स होता है, तो डिमांड रिस्पॉन्स प्रोग्राम। यूटिलिटीज ऑफन ऑफर इंसेंटिव फॉर कंज्यूमर टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजेज। ये वही है, कंज्यूमर को इनकरेज करा जाता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी यूजेस को कम से कम करें। इसके अंदर उन्हें रिबेट, क्रेडिट, लोअर रेट, ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल चेंज। तो कंज्यूमर में एडजस्ट देयर बिहेवियर बाय शेड्यूलिंग हाई एनर्जी एक्टिविटी। तो कंज्यूमर भी क्या कर सकता है, अपनी हाई एनर्जी एक्टिविटी को कम करके अपने बिहेवियर में चेंज लाकर इस चीज के साथ कॉप अप कर सकता है। बेनिफिट क्या होते हैं, लोड मैनेज हो जाता है, कॉस्ट अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज हो पाती है। और चैलेंजेस क्या क्या हो जाते हैं, कंज्यूमर अवेयर होता है, मतलब अगर कंज्यूमर के अंदर अवेयरनेस नहीं होती है तो वो इस चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। इक्विटी का कंसर्न होता है कि हायर प्राइस सभी से इक्वली चार्ज नहीं हो पाते, लो इनकम हाउस होल्ड उसे मीट आउट नहीं कर पाते हैं, और काफी सारे टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स भी इसमें होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रिजनर डायलेमा एंड गेम थ्योरी। तो प्रिजनर डायलेमा इज अ क्लासिकल कंसेप्ट इन गेम थ्योरी दैट इलस्ट्रेट अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल एक्टिंग इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट डू नॉट अचीव द ऑप्टिमल आउटकम फॉर द ग्रुप। यह बोला है प्रिजनर डायलेमा क्लासिकल कंसेप्ट है गेम थ्योरी का ही, जो कि क्या बताता है हमें कि एक इंडिविजुअल जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वर्क करेगा वो कभी भी पूरे ग्रुप का जो आउटकम है वो अचीव नहीं कर सकता। लेट्स ड्वेल इनटू द डिटेल ऑफ प्रिजनर डायलेमा एंड इट्स एप्लीकेशन। सिनेरियो क्या है, टू सस्पेक्ट होते हैं इसके अंदर, प्रिजनर्स आर अप्रेंडेड एंड पुट इनटू सेपरेट रूम। ईच प्रिजनर इज गिवन द ऑप्शन टू आइदर कोऑपरेट विद अदर और बिट्रे द अदर। द आउटकम डिपेंड ऑन देयर चॉइस एंड कोऑपरेशन ऑफ अदर प्रिजनर। दो लोगों को अलग अलग रूम में एक तरीके से रखा जाता है, उन्हें बोला जाता है कि या तो आओ तुम्हें कोऑपरेट करना है या बिट्रे करना है। अब जो आउटकम है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, उनके कोऑपरेशन के ऊपर दूसरे वाले प्रिजनर के साथ। ये आपको इलस्ट्रेशन देकर एक तरीके से बता रखा है क्या होता है। बस यही है, इसमें होता क्या है कि दो इंडिविजुअल अगर हैं तो अगर दोनों वो अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वर्क करेंगे तो दोनों का जो एक कॉमन आउटकम है वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा।
एप्लीकेशन इन गेम थ्योरी कैसे होती है इसकी, तो गेम थ्योरी प्रिजनर डायलेमा इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन गेम थ्योरी व्हिच स्टडीज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग अमंग रेशनल इंडिविजुअल इन कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव सिचुएशन। मतलब जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव या कोऑपरेटिव सिचुएशन में किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हैं उस चीज के बारे में ये बताता है। strategic interaction, so it applies to various real world scenario where individual or entity must decide whether to cooperate or compete, knowing that decision affect not only their outcome but also those of other। ये रियल वर्ल्ड में कहाँ पर अप्लाई होता है, जब दो इंडिविजुअल या एंटिटी हैं उन्हें ये डिसाइड करना होता है कि उन्हें कोऑपरेट करना है आपस में या कॉम्पीट करना है, और उनका जो ये डिसीजन है उन्हें ये भी पता होता है कि दूसरे वाले को अफेक्ट करेगा। तो इसी चीज को प्रिजनर्स डायलेमा और गेम थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है आपको। इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या होता है, इसी चीज में दोनों में इक्विलिब्रियम, मतलब जब दोनों के इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव हो जाएं और जो कॉमन गोल है वो भी अचीव हो जाए, वो लेवल क्या होता है इनका, इक्विलिब्रियम का लेवल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था सारा हमने कवर कर लिया है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। और ये यूनिट ही नहीं, यहाँ पर आपकी ये कंप्लीट सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। पांचों यूनिट हमने कवर कर लिए हैं। जो जो कंसेप्ट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है सारी चीजें मैंने आपको कवर करवा दी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। थैंक यू।